हाय गाइस, दिस इज भविष्य शर्मा और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जो कि है पार्ट 2। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम यहाँ यूनिट 2 कवर करने वाले हैं, जिसको मैं खुद भविष्य शर्मा आपको यहाँ कवर कराऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस में क्या क्या है? सिलेबस में हम क्लास और ऑब्जेक्ट को आज पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें, 2-3 चीज़ें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे फर्स्ट पार्ट में, इनकैप्सुलेशन हो चुका है और अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स भी हो चुका है। 2 डाटा टाइप थे अब्स्ट्रैक्ट के, कंट्रोल और नॉर्मल डाटा टाइप, है ना? डाटा अब्स्ट्रैक्ट टाइप ऐसा कुछ था। तो ये दोनों टाइप आपको करा चुके हैं हम। तो इनकी तो मतलब आपको रिवीजन करना है तो फर्स्ट वीडियो जाके देखना। और बाकी यहाँ ना थोड़ा मतलब रैंडमली नाम लिख रखे हैं, तो हम इसको सीक्वेंस में समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सी प्लस प्लस में क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं? सी प्लस प्लस क्लास डिक्लेरेशन समझते हैं सबसे पहले। टू क्रिएट ए क्लास वी यूज क्लास कीवर्ड। हम एक क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, फिर एक यूजर डिफाइन क्लास का नेम यूज करते हैं, देन वी यूज एक्सेस स्पेसिफायर। इसके बारे में कोड में अच्छी तरह डिस्कस करूंगा। फिर डाटा मेंबर्स, जिसको हम वेरिएबल भी कहते हैं, और मेंबर या फंक्शन जिसको हम बनाते हैं, और लास्ट में क्लास के सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ठीक है, इतना समझ आया? मैं सीधा कोड की तरफ लेके चलता हूँ। कोड पे आ जाते हैं यार। कोड पे आगे, कोड आने के बाद एक नई फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम है main.cpp। ठीक है, main.cpp में जैसे यहाँ cpp कोड लिखूंगा, एंटर करूंगा तो ये आ चुका है। ये अब पूछो कैसे आया, हमारा तो नहीं आ रहा। तो आपको ये लाने के लिए यूजर स्निपेट पे अपना C++ का जेसन में फाइल पे कोड लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? यूट्यूब पे जाकर सर्च करना, हाउ टू इनेबल यूजर स्निपेट इन C++ इन VS कोड, तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करते हैं बेसिकली अपनी कोडिंग करना। सबसे पहले यहाँ से मैं बाहर आ जाऊंगा और एक क्लास बनाता हूँ। क्लास बनाने के लिए सबसे पहले ही रूल क्या था? क्लास नाम का कीवर्ड होगा। उसके बाद क्या होगा? क्लास नाम कीवर्ड के साथ एक नाम देना पड़ेगा। हम यहाँ दे देते हैं जानवर। ठीक है, जानवर हमने नाम दे दिया। देन हम एक ब्रैकेट लगाएंगे और बन गई हमारी क्लास। समझे? क्लास नाम से हमें क्या करना है? कीवर्ड यूज करना है, देन क्लास का नाम देना है, 2 ब्रैकेट लगाने हैं, बन गई हमारी क्लास। लास्ट में एक सेमीकोलन लगाना है, क्लास की मैंडेटरी है। अब आते हैं सेकंड चीज पे, जो कि है एक्सेस स्पेसिफायर। अब कुछ चीजें होती हैं पब्लिक, कुछ होती है प्राइवेट, कुछ होती है प्रोटेक्टेड। समझ रहे हो? यही 3 चीजें हमें करनी है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक और प्राइवेट इस वीडियो में कवर कराऊंगा और प्रोटेक्टेड आने वाली वीडियोस में कवर कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं पब्लिक पे। पब्लिक, पब्लिक के बाद यहाँ लगेगा एक कोलन। कोलन लगाने के बाद मैं पब्लिक के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ कोड करूंगा। क्या कोड करना है? सबसे पहले मैं यहाँ 3 वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बना लिया है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नाम से बना लेते हैं नेम। देन हम बना लेते हैं इंट से एज। ठीक है, और है ना, और एक और बना लेते हैं स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग से एक और क्या बनाया? नेम हो गया, एज हो गया और साउंड। साउंड 3 ये हमने वेरिएबल बना ली हैं। और अब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट है ना पूरा का नाम। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट है उस पूरे सब्जेक्ट का, मतलब पूरे टॉपिक का नाम, यूनिट का। तो हम यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे। देन हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम अपनी तरफ से डिफाइन करेंगे, जो कि मैंने लिख दिया है डॉग। अब मैं एक बार थोड़ा सा कोड लिख लेता हूँ, समझाऊंगा उसके बाद क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ डॉग डॉट। डॉट लगाते ही 3 नाम आ रहे हैं, एज, नेम और साउंड। यही 3 नाम है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नेम लिखता हूँ। नेम के अंदर यहाँ मैं ब्रूनो लिख देता हूँ, ब्रूनो। ओके, देन आते हैं डॉग डॉट एज, डॉग डॉट एज। एज के अंदर मैं देता हूँ भैया इंटीजर है 1 साल, है ना। तो फिर लास्ट आते हैं डॉग डॉट साउंड। डॉग डॉट साउंड के अंदर वो क्या करता है? साउंड बार्क। बार्क कह लो, भाव भाव कह लो, कुछ भी कह लो, भाव भाव यार, अंग्रेज क्यों बन रहे हो इतने, है ना। तो यहाँ पे भी एक सेमीकोलन लगा देते हैं। अब समझाता हूँ क्या हुआ। देखो, क्लास हमने ली थी जानवर। ठीक है, नाम लिखा था हमने ना क्लास का जानवर। तो जानवर के अंदर बहुत सारे जानवर बना सकते हैं हम, जैसे कि डॉग है, कैट है ना, लोयन है, डायनासोर, कोई भी जानवर कुछ भी हो सकता है ना। तो एक क्लास ले ली हमने, जो कि बहुत बड़ी मतलब फील्ड को स्पेसिफाई कर रही है। जानवर में कोई भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, जो कि है डॉग। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? उस क्लास का छोटा सा इंस्टेंस या उसका एक छोटा सा पार्ट, जो कि है डॉग। क्लियर है हमें? उसके बाद जो हमने इसके पब्लिक मेंबर्स रखे ना, पब्लिक मेंबर्स क्या क्या है? हमने नेम नाम से एक वेरिएबल लिया, एक इंट नाम से बनाया और एक साउंड नाम से बनाया। 3 वेरिएबल लिए हमने, और तीनों के यहाँ हमने क्या दिया? डॉग यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम। डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद उसका नाम, जो कि यहाँ वेरिएबल का नाम है।
डॉग डॉट नेम ब्रूनो, डॉग डॉट एज 1, डॉग डॉट साउंड भाऊ भाऊ। ठीक है, डन है इतना। उसके बाद आते हैं हम प्राइवेट मेंबर पे। प्राइवेट मेंबर क्या होता है, पब्लिक तो हमें समझ आ गई। एक बार इनको प्रिंट भी करा के देख लेते हैं भैया, प्रिंट करवाना भी जरूरी है। पहले हम देख लेते हैं क्या ये सही में डले हैं, वर्क कर रहा है हमारा कोड। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे सी आउट। सी आउट जस्ट सिमिलर है प्रिंट एफ से, कंसोल में प्रिंट करवाने के वो काम आता है। ठीक है, अगर तुमने सी प्लस प्लस के सी आउट को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो सी लैंग्वेज के प्रिंट एफ को ध्यान करो। प्रिंट एफ में क्या होता है, प्रिंट एफ लिखते हैं, कोट लगाते हैं, मतलब ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर डबल कोट और लिखते हैं। यहाँ पे प्रिंट एफ नहीं लिखना, प्रिंट एफ की जगह आगे सी आउट। जो हम दो ब्रैकेट लगाते हैं उनकी जगह आगे दो ऐसे कोलन जो कि हैं लेस देन के साइन। देन इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ डॉग डॉट नेम, डॉग डॉट नेम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ डबल कोलन लगा के और यहाँ डबल स्पेस दे दूंगा। इसी को लाइन को मैं यहाँ कॉपी कर लूंगा, कॉपी देन पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, डॉग डॉट नेम की जगह मैं यहाँ क्या कर दूंगा, डॉग डॉट नेम की जगह यहाँ कर देंगे एज। ठीक है, एज कर दिया। एज करने के बाद यहाँ पे डॉग डॉट नेम की जगह कर देते हैं साउंड, साउंड। और आगे वाली लाइन को यहाँ से मैं हटा के लिख देता हूँ एंडल। एंडल बेसिकली होते हैं न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश एन लगाते थे हम, यहाँ पे हम एंडल लगाएंगे। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं क्या हमारा प्रोग्राम चल भी रहा है नहीं चल रहा। तो नाम आ चुका है ब्रूनो, मैंने सबसे पहले डॉग डॉट नेम प्रिंट करवाया था। डॉग डॉट नेम में आ चुका है ब्रूनो, एज में आ चुका है डॉग डॉट एज में आ चुका है 1, और साउंड में आ चुका है भाऊ। डन है, मतलब हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्पेसिफाई हो चुका है, ये तीनों वैल्यू ब्रूनो 1 और भाव भाव इन तीनों में जा चुकी हैं। ऐसी मैं बिल्ली का बना सकता हूँ, लोइन का बना सकता हूँ, किसी का भी बना सकता हूँ। पब्लिक के अंदर हम बेसिकली वो डाटा टाइप रखते हैं या वो वेरिएबल रखते हैं, मेथड रखते हैं। मेथड का मतलब फंक्शन होता है, वेरिएबल का मतलब एट्रीब्यूट्स कह लो, ये चीजें होती हैं। ठीक है, इनके सिमिलर या पर्यायवाची नाम है इनके। वेरिएबल के पर्यायवाची नाम कह सकते हो तुम एट्रीब्यूट्स, और फंक्शन का नाम कह सकते हो तुम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। मेथड्स को हम फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो चीज पब्लिक के अंदर है, जैसे ये तीन चीज पब्लिक में है, तो इसको मैं किसी भी फंक्शन से एक्सेस कर सकता हूँ, मेन हो या कोई और फंक्शन बना लूँ, इनके अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूँ। प्राइवेट मेंबर को ऐसा मैं नहीं कर सकता। प्राइवेट एक मेंबर बनाते हैं, प्राइवेट, प्राइवेट के आगे अभी कोलन लगेगा, कोलन के बाद यहाँ मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग टाइप से डाटा टाइप चाहिए और लिख दूंगा जेंडर, स्ट्रिंग जेंडर। ठीक है, तो जैसे अब मैं लिख रहा था डॉग डॉट नेम, डॉग डॉट एज, डॉग डॉट साउंड, ऐसे नहीं लिख सकता मैं कि डॉग डॉट जेंडर। यहाँ कहीं ऑप्शन आ रहा है तुम्हें, डॉग डॉट जेंडर का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ऐसे तो मैं नहीं लिख सकता। तो मैं कैसे लिखूं, प्राइवेट मेंबर जो हैं हमारे पास, इनको मेंबर्स कहते हैं। बेसिकली जो क्लास के अंदर होते हैं ना वेरिएबल, इनको मेंबर्स कहते हैं। तो प्राइवेट जो हमारे पास मेंबर्स है ना, इन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए जो हमने परमिशन दे रखी है, जो हमने अलो एक्सेस कर रखा है, वो किनको कर रखा है, क्लास के ही एक्सेस स्पेसिफायर को, या हम पब्लिक से इसको एक्सेस करें या हम प्रोटेक्टेड से इसको एक्सेस करें। मतलब क्लास के अंदर ही एक्सेस होना चाहिए, क्लास के बाहर जाके एक्सेस करोगे तो वो एक्सेस नहीं होगा। तो हम यहाँ एक ना मेथड बना लेते हैं। मेथड का मतलब मैंने बता दिया, वो होता है फंक्शन। फंक्शन बनाते हैं हम, सबसे पहले उसका डाटा टाइप डिफाइन करते हैं कि वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो वॉइड यानी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। फिर हम बनाते हैं सेट जेंडर। सेट जेंडर नाम से मैंने एक डाटा टाइप बना लिया, वो एक पैरामीटर लेता है जो कि है स्ट्रिंग टाइप का, और नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ ये नाम दे दिया। ठीक है, वो क्या करेगा कि जो जेंडर है, जेंडर क्या है, जेंडर है प्राइवेट उसका स्पेसिफायर का एक मेंबर है जेंडर। जेंडर की वैल्यू को ए के इक्वल कर देगा। ए क्या है, ए जो है मैं दूंगा आगे जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, तो वो इक्वल कर देगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है, डॉग डॉट। अब डॉट लगाने में चार ऑप्शन आ रहे हैं, एज, नेम, सेट जेंडर आ रहा है ना। सेट जेंडर के अंदर अब मैं यहाँ पे सेट जेंडर के अंदर यहाँ मेल दे देता हूँ। हमारा कुत्ता यार मेल है, साफ बात है, मेल दे दिया, और यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे को इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने का भी मेरे को एक मेथड बनाना पड़ेगा। सीधा डायरेक्ट में प्रिंट नहीं करवा सकता, सीधा एक्सेस में नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें बताया है ना। एक और मेथड बना लेते हैं जो कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और स्ट्रिंग के अंदर क्या करेगा, गेट डाटा, गेट जेंडर नाम से फंक्शन बनाते हैं, गेट जेंडर। ओके, गेट जेंडर नाम से एक फंक्शन बनाते हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कोई पैरामीटर नहीं है मतलब इसका। बस ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। चलो रिटर्न करते हैं, सी आउट नहीं करते, रिटर्न करते हैं जेंडर। अब जेंडर मैंने तुम बता दिया प्राइवेट क्लास का एक मेंबर, प्राइवेट मतलब स्पेसिफायर का एक मेंबर है जेंडर, उसको रिटर्न कर देगा।
अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग जेंडर करके, स्ट्रिंग जेंडर GNDER के जेंडर इक्वल टू गेट डाटा गेट जेंडर और डॉग डॉट गेट जेंडर लिखेंगे ना, डॉग के अंदर है तो डॉग डॉट गेट जेंडर आ चुका है हमारे पास गेट जेंडर, और ये लगाऊंगा पैरेंथेसिस साइन और डन। अब मेरी बात समझो, हुआ क्या, सेट जेंडर के अंदर मैंने यहाँ पे जेंडर सेट कर दिया मेल। अब मैंने जेंडर यहाँ पे भी लिया है, जेंडर यहाँ पे भी लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों सेम नाम है। ये जो जेंडर है ना, इसकी वैल्यू सिर्फ इस क्लास तक है, यहाँ से क्लास शुरू हुई, यहाँ होगी क्लास खत्म। ये क्लास जैसे ही खत्म होगी, इस जेंडर की वैल्यू गई खत्म। फिर यहाँ जो जेंडर बना ना, ये एक नया जेंडर वेरिएबल है, इसका उस जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब मेरे को अगर वो प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ नॉर्मली लिख दूंगा, जेंडर को प्रिंट कर दो GENDER को प्रिंट कर दो, और डबल स्पेसिस के साथ प्रिंट करना है तो डबल स्पेसिस मेरे को लाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे डबल स्पेस, देन मैं क्या करूँगा, डबल स्पेस के बाद एक एंडल और लगा दूंगा ENDL। एंडल लगाना एक बेस्ट प्रैक्टिस है अपने कोड को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्रूनो आ गया, वन आ गया, भाव भाव आ गया और मेल आ गया। अब क्या हो गया, मेल के बीच में यार स्पेस नहीं आया, क्योंकि मैंने यार यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे मेरे को स्पेस देना चाहिए था, तो यहाँ मैं स्पेस दे देता हूँ बेसिकली, ठीक है। अब आ जाएगा, आ गया ना, ब्रूनो वन भाव भाव और मेल, सब बढ़िया चल रहा है, हमारा पूरा प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। अब हमने यहाँ जान लिया है, कोड पे आते हैं, सी प्लस प्लस डिक्लेयर कैसे करते हैं क्लास को हमने देख लिया, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट और क्लासेस होती क्या, अभी जस्ट डिस्कस करके आया हूँ, एक बार वापस पढ़ देता हूँ। एवरीथिंग इन सी प्लस प्लस इज एसोसिएटेड विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, जो भी सी प्लस प्लस में चीजें हैं वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड हैं, अलोंग विद इट्स एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मैंने अभी बताया था, वेरिएबल होते हैं। अभी एट्रीब्यूट्स को तुम ये समझो, जो हमने साउंड लिया था, है ना, जो हमने नेम लिया था, जो हमने एज ली थी, नेम और एज, राइटिंग थोड़ी खराब है समझ लेना, पर ये साउंड है, ये नेम है, ये एज है, इन ये तीनों हमारे एट्रीब्यूट्स थे। और मेथड्स, मेथड क्या थे, मेथड हमारे पास आते हैं दो, हमने अभी मेथड अभी डिस्कस किए, एक तो किया था सेट जेंडर का और एक गेट जेंडर का, दो हमने करे थे ना एट्रीब्यूट डिस्कस, दोनों कर लिए हमने। उसके बाद आते हैं मेथड, एक्चुअली डिस्कस, गलती गलत बोल गया मैं। फॉर एग्जांपल इन रियल लाइफ ए कार इज एन ऑब्जेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे कार की जगह एक डॉग लिया था, हम यहाँ कार प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ मैं डॉग लिख देता हूँ, कार की जगह आप डॉग समझना, तुम डॉग से इजी रहेगा तुम्हें। कार के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, उसका वेट, उसका कलर, क्या क्या उसका कलर है, क्या कितना उसका वेट है, वो उसके वेरिएबल है। पर उसके मेथड क्या हो सकते हैं कि ड्राइव और ब्रेक, ये उसके फंक्शन हो सकते हैं, ड्राइव कैसे होगी, ब्रेक कैसे लगेगा, एक्सेलरेट कैसे होगा, ये उसके फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं किसी प्रोजेक्ट को, सबसे इजी टॉपिक है, एक्चुअली मैं कवर करा भी चुका हूँ ये, ठीक है। लेट्स मूव टू कोड, सीधा कोड पे चलते हैं, कोड पे चलते हैं, कोड पे आ चुके हैं। हमने एक ये लाइन लिखी थी, जानवर स्पेस डॉग, इसका क्या मतलब, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डॉग का, ये इसका बेसिकली मतलब है। समझाता हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे जो कि है जानवर, देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का जो कि है डॉग, ठीक है। तो जानवर का हमने नाम लिखा, वो है क्लास का नाम, देन उसके बाद हमने यहाँ लिखा ऑब्जेक्ट का नाम, ये हमारा ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज हमने कर दिया, ठीक है। यही हमें यहाँ करना था, इनिशियलाइज करना था ऑब्जेक्ट को, ये हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड, इसको अभी जस्ट डिस्कस करके हटाऊं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल, थोड़ी अच्छी राइटिंग आ गई इस बार। मेथड क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं भैया, फंक्शन, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग भी नहीं है यार, वो एक्चुअली माउस मिस्टेक, ठीक है। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर बेसिकली वेरिएबल एंड फंक्शन, लिख भी रखा है, दैट्स बिलोंग टू द क्लास, क्लास से जो बिलोंग करेंगे उसको हम एट्रीब्यूट्स और मेथड कहेंगे, ना कि हम बोलेंगे उसको वेरिएबल और फंक्शन। दीज आर ऑफ्टन रेफर टू एज क्लास मेंबर, इनको हम क्लास मेंबर ही बोल सकते हैं, किनको, एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। ए क्लास इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि जो क्लास है ना, कुछ 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 वैसे सिमिलर है सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर से। सी लैंग्वेज के अंदर एक स्ट्रक्चर नाम का वो होता है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप एक चीज है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जिसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं सी लैंग्वेज में, सिमिलर है जस्ट क्लास से। तो हम क्लास यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है प्राइवेट का, प्रोटेक्टेड का, ऐसे दो चार और ऑप्शन, इसलिए हम यहाँ पे क्लास यूज कर रहे हैं।
है ना, दैट वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम, इसको हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। एंड इट्स वर्क एज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। वे कंस्ट्रक्टर एक नया वर्ड आया, इसको हम अगली ही स्लाइड में डिस्कस करते हैं। और ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डी कंस्ट्रक्टर। होता क्या है भैया, हमें तो सीधा बताओ। ठीक है यार, इसके एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, देन मैं उसकी तरफ वहां चलता हूँ कोड पे। ए कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन, एक फंक्शन होगा मेंबर में ऑफ ए क्लास दैट हैज द सेम नेम ऑफ द क्लास। क्लास के नाम से बिल्कुल सिमिलर नाम होगा उसका, उसको हम कंस्ट्रक्टर कहेंगे। फंक्शन होगा वो एक। It helps to initialize the object of a class. It is either accept the argument or not. It is used to allocate the memory of an object of the class. जो अभी बोला वो तो लिख के आओगे पेपर में। अभी यहाँ हम डिस्कस करते हैं बोला क्या है ना। प्राइवेट और पब्लिक को यहाँ मैं ना प्राइवेट को क्लियर नहीं करता एक्चुअली मैं इन सबको क्लियर कर देता हूँ, स्ट्रिंग से लेके प्राइवेट तक। प्राइवेट भी नहीं यार, यहीं यहीं तक क्लियर करते हैं, आगे काम आ सकता है। ठीक है, तो हम पब्लिक के अंदर एक चीज बनाते हैं। हमारी क्लास का नाम देखो क्या है, जानवर, तो यहाँ मैं लिख दूंगा जानवर। जानवर के बाद यहाँ दो पैरेंथेसिस लगाऊंगा और उसके अंदर लिख दूंगा सी आउट, और लिख दूंगा हेलो फ्रॉम एडिथ। हेलो फ्रॉम एडिथ। एडिथ क्या है, एडिथ एक मेरा प्रोजेक्ट है इसलिए मैंने हेलो फ्रॉम एडिथ लिख दिया। इन सबको एक बार मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ये सारे अभी एरर दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे हटा दिए मैंने पब्लिक क्लास से इसलिए। अब मेरी बात समझना, मैंने क्या करा, एक क्लास जानवर के अंदर एक क्या बनाया कंस्ट्रक्टर, इसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। जो क्लास के नाम का एक फंक्शन होता है, बस उसका रिटर्न टाइप नहीं होता। समझना, हम क्या करते हैं, जैसे हमने सेट डाटा और गेट डाटा बनाए थे, सेट जेंडर और गेट जेंडर बनाए थे। उसमें क्या था, अ, जब हम सेट जेंडर कर रहे थे तो हम कर रहे थे वॉइड का यूज, और गेट जेंडर कर रहे थे तब हम कर रहे थे स्ट्रिंग रिटर्न टाइप का यूज फंक्शन में। यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, हम सीधा लिखते हैं क्लास का नाम, देन लिखते हैं पैरेंथेसिस, इसके अंदर आर्गुमेंट पास हो सकते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देन जो ये काम करेगा वो लिख दो बस, और हो गया काम, काम खत्म। अब मेरी बात समझना, इसका फायदा क्या हुआ। जैसे ही मैंने यहाँ ये लाइन लिखी ना, जानवर स्पेस डॉग, यानी एक ऑब्जेक्ट बन गया डॉग नाम से। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो सकता है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। समझना, रन करता हूँ तो एक मिनट, अच्छा मैंने सिलेक्ट करके रन करा है, सिलेक्ट करके रन नहीं करना क्योंकि हम यहाँ टेम्प कोड का यूज़ कर रहे हैं। हेलो फ्रॉम एडिथ यहाँ लिखा आ गया, पर यहाँ तो मैंने मेन मेन फंक्शन में तो कोई हेलो फ्रॉम एडिथ लिखा ही नहीं था, कहीं नहीं है। तो ये कैसे लिखा आ गया, जैसे ही ये लाइन उसको दिखी तो जो भी जानवर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है उसको वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, उसने एग्जीक्यूट कर दिया और तुम्हें वो लाइन दिख गई। यहाँ एक एंड एल और लगा देता हूँ क्योंकि वो एक गुड प्रैक्टिस है, एक ई एन डी एल। ओके, उसके बाद मान लो कि एक डिकंस्ट्रक्टर भी होता है, इसको मैं यहाँ से एक रेप्लिकेट कर देता हूँ यार। रेप्लिकेट मतलब कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ एक टिल्ट का साइन लगा देते हैं। शिफ्ट दबा के एस्केप के जस्ट नीचे है एक बटन, ये होता है टिल्ट का साइन। ठीक है, ये होता है डिकंस्ट्रक्टर। हेलो फ्रॉम भव्य लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, हेलो फ्रॉम भव्य। अब देखना क्या हुआ, हेलो फ्रॉम एडिथ, हेलो फ्रॉम भव्य, दो बार ये चीज प्रिंट होगी। अब तुम कहोगे यार तुमने ये अलग से क्यों बनाया, हेलो फ्रॉम भव्य को हम यहाँ लिखते तो भी तो वही आउटपुट आता। मान लो अगर मैं हेलो फ्रॉम भव्य को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, है ना, और यहाँ आके पेस्ट करता हूँ, तो भी तो ये सेम आउटपुट आएगा। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ से इसको रन करते हैं। रन करूंगा तो ये देखो ये सेम ही आउटपुट आ रहा है, हेलो फ्रॉम एडिथ, हेलो फ्रॉम भव्य, हेलो फ्रॉम एडिथ, हेलो फ्रॉम भव्य। फर्क ही नहीं है कोई, है ना। तो इसका क्या यूज है, यहाँ से मैं एक बार इन दोनों चीज़ों को हटाता हूँ, कोड पे आते हैं और जो मैंने अभी ये बनाए हैं इनको हटाता हूँ। हाँ, डिकंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इन दोनों को समझते हैं। मैं एक यहाँ पे सी आउट लगा देता हूँ उसको समझने के लिए। सी आउट हेलो फ्रॉम विद्युत, हेलो फ्रॉम विद्युत, विद्युत। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बार प्रोग्राम रन करता हूँ, प्रोग्राम रन करते हैं। तो अब यहाँ देखना क्या है, हेलो फ्रॉम एडिथ। मैंने एक चीज़ गलत कर दी, यहाँ पे मेरे को एंड एल लगाना चाहिए था। कहा था ना गुड प्रैक्टिस है, वो मिक्स अप कर देता है एंड एल। ठीक है, एंड एल लगा दिया। देन एक बार हम प्रोग्राम रन करता हूँ फिर से, हेलो फ्रॉम एडिथ, हेलो फ्रॉम विद्युत, हेलो फ्रॉम भव्य। अब मेरी बात समझो, पहले क्या लाइन एग्जीक्यूट हुई, हेलो फ्रॉम एडिथ, फिर वो कहाँ पहुंच गया, भव्य उसने एग्जीक्यूट नहीं की, वो कहाँ पहुंच गया, हेलो फ्रॉम विद्युत। देन जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया तो उसने ये लाइन एग्जीक्यूट की, हेलो फ्रॉम भव्य। हुआ क्या, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी अगर कंस्ट्रक्टर है
तो वो उसका कोड रन कर देता है, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर कोड लिखा हुआ है इसकी बॉडी के अंदर। यहाँ पे कोड लिखा था हेलो फ्रॉम एडिथ, ये एग्जीक्यूट हो गया जैसे ही उसने ये लाइन देखी, ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियलाइज किया तभी ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो देखेगा ना कि आगे कोई डिकंस्ट्रक्टर है, नहीं नहीं नहीं, उसके बाद वो मेन कोड पे आएगा, कोड क्या लिखा हुआ तुमने मेन फंक्शन के अंदर। हमने यहाँ लिखा था सी आउट हेलो फ्रॉम विद्युत, उसने वो एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ वो प्रिंट कर दिया। देन क्या होगा, वो देखेगा रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब है जितनी भी प्रोग्राम ने मेमोरी ले रखी थी अभी तक वो सारी की सारी डी एलोकेट कर दो, यानी कि सबको मतलब फ्री कर दो, डिलीट कर दो अपने प्रोग्राम से, अपनी मेमोरी से। तो ये जो जानवर डॉग नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था ना, तो ये जो है जब डिलीट हो जाएगी ना मेमोरी, फ्री हो जाएगी, तो वो देखता है फ्री होने से पहले कि क्या कोई डिकंस्ट्रक्टर उसने बना रखा है कि फ्री हुए मेमोरी तो ये कर दो। तो अगर डिकंस्ट्रक्टर है तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी जो इस ब्रैकेट में लिखा है। समझे? अब हुआ क्या, जैसे हमने ये लिखा जानवर डॉग, तो उसने कहा कोई कंस्ट्रक्टर है तो उसको एग्जीक्यूट कर दो, नहीं है तो चलने दो। उसके बाद उसने ये कोड सारा एग्जीक्यूट किया जो भी हमने बॉडी में लिखा था। देन उसने रिटर्न जीरो देखा तो वो डी एलोकेट कर रहा था मेमोरी, बट उसने देख लिया कंस्ट्रक्टर है भैया, कंस्ट्रक्टर है तो इसको उसने प्रिंट कर दिया, इसको उसने एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये आ चुका है। ये है सारा कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर और डीकंस्ट्रक्टर का। बनाते कैसे हैं, क्लास के नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और ये ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें कोड लिखने हैं वो लिख देंगे। आगे चलते हैं, आई होप इतना यार जितना कराया अभी तक क्लियर है। आगे चलते हैं। डीकंस्ट्रक्टर मैं करा चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। डीकंस्ट्रक्टर क्या है, ऑल्सो ए फंक्शन मेंबर है फंक्शन का क्लास के, और इसके लिए हम यहाँ टिल्ड ऑपरेटर का यूज करते हैं, बाकी सारी चीज वही है। इट इज कॉल्ड व्हाइल द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज फ्रीड और डिलीटेड, जब वो ऑब्जेक्ट जो है क्लास का वो डिलीट हो जाता है या फ्री हो जाता है मेमोरी से, तभी हम उसको कॉल करते हैं, किसको, डीकंस्ट्रक्टर को। आगे चलते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू को समझते हैं हम ऑब्जेक्ट की तरह से। A default parameter value is a pre-established value that is used when a parameter is not provided by the caller। समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर और डिकंस्ट्रक्टर को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे बनाते हैं void state नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, जो क्या लेता है, स्ट्रिंग नाम से एक पैरामीटर लेता है जो कि है सिटी। ठीक है, उसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू है हाँ सी। ठीक है, और क्या करता है वो फंक्शन, सी आउट कर देता है, यानी कि प्रिंट कर देता है क्या, सिटी को, सिटी को प्रिंट कर देता है, उसका इतने काम। हुआ क्या, हुआ ये कि एक बार मैं इस चीज को ना एक बार हाइड करता हूँ। हाँ बस, हाँ ये कंस्ट्रक्टर रहने देते हैं कि ऑब्जेक्ट मतलब रहने देते हैं, ऑब्जेक्ट के बिना तो काम ही नहीं होगा। यहाँ पे हम कोड लिखते हैं अपना, हम लिखते हैं डॉग डॉट स्टेट, और यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। रन करता हूँ प्रोग्राम, देखो क्या हुआ, क्या लिखा आ रहा है, हाँसी लिखा आ रहा है। आप कहोगे यार ये तो नॉर्मल है, तुमने यहाँ सिटी में हाँसी दिया था और तुमने यहाँ सिटी को प्रिंट करा है, हाँसी ही लिखा आएगा। इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। अगर यहाँ मैंने हाँसी की जगह हिसार दे दिया, ठीक है, तो वो हाँसी प्रिंट नहीं करेगा, अब वो हिसार प्रिंट करेगा। हिसार प्रिंट कर रहा है ना, यहाँ हाँसी कर रहा है, यहाँ हिसार कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ हिसार दे दिया। यहाँ सिकंदराबाद देता हूँ, SIKANDRABAD। ठीक है, सिकंदराबाद दे देते हैं। सिकंदराबाद देने के बाद यहाँ वो सिकंदराबाद प्रिंट कर रहा है। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं कि अगर हम यहाँ हमारे फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वो इस वैल्यू को, जो डिफॉल्ट वैल्यू है, इसको उठा के अपना काम कर देगा जहां जहां वो वैल्यू यूज होनी है, उसको हम कह रहे हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। मैंने यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी तो हाँ से प्रिंट कर देगा, कोई वैल्यू दे दी, हिसार दे दिया, सिकंदराबाद बुलंदशहर, तो वो चीज प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ये हो गया हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर। देन चलते हैं हम इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, ये हम पढ़ चुके हैं यार। In object-oriented programming, OOPS information hiding is a technique used to conceal the internal implementation of the detail of a class of external code। समझते हैं क्या है, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू हम इसको करते हैं, इसको हम कर भी चुके हैं। हमने यहाँ पे एक चीज बनाई थी प्राइवेट, ये एक एक्सेस स्पेसिफायर था जिसके अंदर हमने दिया था स्ट्रिंग जेंडर, है ना, दिया था ना। इस जेंडर को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते इस मेन फंक्शन के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू, क्योंकि जब तक ये क्लास का पार्ट है ना और ये प्राइवेट मेंबर है, तब तक हम इसको सिर्फ क्लास से ही एक्सेस कर सकते हैं, या तो पब्लिक से या प्रोटेक्टेड से, और किसी भी तरीके से हम इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, जो जिसका नाम है जेंडर। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, जो कि हम प्राइवेट में डाल दो इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाएगी। जस्ट यही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, एक्सप्लेन मैंने कर दिया।
उसके बाद आते हैं आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ उसकी एक अलग आइडेंटिटी होगी, उसकी एक अलग मेमोरी में स्पेस होगी, वही सारी यहाँ चीज़ बता रखी है। इसको अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, स्टार्टिंग की चीज़ें पढ़ देता हूँ। ईच ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस हैज़ ए यूनिक आइडेंटिटी, है ना? इट्स फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट इवन इफ द ऑब्जेक्ट हैव द सेम डाटा वैल्यूज। सेम डाटा वैल्यूज हैं तो भी उसकी अलग अलग आइडेंटिटी होगी। दिस आइडेंटिटी इज टिपिकली इम्प्लीमेंट यूजिंग द ऑब्जेक्ट मेमोरी एड्रेस। आगे चलते हैं। स्टेट। स्टेट क्या होता है? द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स डाटा मेंबर्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। These data members can be verified type int, float, char, etc. स्टेट क्या होती है? बेसिकली वेरिएबल होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी क्लास के। जैसे हमने यहाँ बनाए थे ना, कौन कौन से नाम गिनाऊं? जैसे हम नेम बनाया था, एज बनाया था, और क्या बनाया था, साउंड बनाया था, वो सारे हो गए हमारे यहाँ पे स्टेट। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर होता है ऑब्जेक्ट का किसी भी डिफाइंड का फंक्शन को जो मेथड को डिफाइन करे। मेथड यानी कि हमारे फंक्शन। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, ये वाला, ये हमारा बिहेवियर होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं सी प्लस प्लस में, इनको देखना बहुत जरूरी है। बिल्ट इन डाटा टाइप। बिल्ट इन कौन कौन से होते हैं भैया? इंट, डबल, कैर, बूल, और यहाँ आता है स्ट्रिंग, है ना? स्ट्रिंग भी है। स्ट्रिंग नाम का भी एक ऑब्जेक्ट है, डाटा टाइप है, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जो आते हैं क्लासेस और स्ट्रक्चर, जिनको हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज में, और क्लासेस हम पढ़ चुके हैं अभी, है ना? क्लासेस क्या होती हैं, कैसे यूज होते हैं, अभी पढ़ा है हमने। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जिसमें स्ट्रिंग यहाँ मैंने कवर करा दिया, ये रहा स्ट्रिंग यहाँ लिख दिया था। वेक्टर और मैप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होते हैं, हमारे सिलेबस में है नहीं अभी फिलहाल, बट इनको हम डिस्कस कर लेंगे अगर हमें टाइम मिला तो। ठीक है, आगे चलते हैं। सी प्लस प्लस गार्बेज कलेक्शन, और आगे चलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये दोनों ना बेसिकली एक ही चीज पे बेस है, न्यू और डिलीट। न्यू और डिलीट, इसको मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर कराया था, बट मैंने कोडिंग के थ्रू कवर नहीं कराया था, तो अब कोडिंग के थ्रू कवर करा देता हूँ, होता क्या है। ठीक है, तो वो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, एक नई फाइल बना लेता हूँ यार, वहीं समझते हैं। main1.cpp, cpp कोड। ठीक है, और यहाँ बना लेता हूँ एक पॉइंटर, इंट स्टार ptr1 इक्वल टू न्यू इंट। ठीक है, और यही लाइन रेप्लिकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ इंट ptr2, और इंट की वैल्यू दे दूंगा यहाँ मैं 10। ठीक है, इसी को ही समझेंगे। इंट ना मेरे पीसी में 4 बाइट लेता है, तुम्हें अभी तक 2 पढ़ाया होगा, क्योंकि वो ओल्ड सिलेबस है। अभी तक जितने भी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, उनमें इंटीजर का साइज 4 बिट है, यानी 4 बाइट वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, है ना? और 4 बाइट के हिसाब से इसने तो ली 4 बाइट, और इसने कितने ली? 40 बाइट। 4 मल्टीप्लाई 10 यानी 40 बाइट। पर अगर मैं इन दोनों की साइज को प्रिंट कराऊं, सी आउट साइज ऑफ नाम से हमारे पास एक फंक्शन होता है, साइज ऑफ के अंदर हम यहाँ दे सकते हैं ptr1। हम ptr1 देंगे और यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे, तो क्या प्रिंट कर देगा भाई? वो उसका कितना डाटा ले रहा है, कितनी बाइट्स ले रहा है, वो प्रिंट कर देगा। कितनी ले रहा है ptr1? 4 बाइट। नॉर्मल है, मैंने बताया था कि इंटीजर 4 बाइट लेता है, पर इसको यहाँ पे ना 40 बाइट लेनी चाहिए ptr2 को। पर ये ले कितनी बाइट रहा है, देख लेते हैं। ये ले सिर्फ 4 बाइट रहा होगा, यहाँ दिखा देता हूँ मैं। 4 बाइट ले रहा है, ये रहा 4 बाइट ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगी। जब तक मैं इसके अंदर डाटा नहीं डालूंगा, तब तक वो और बाइट ऑक्यूपाइड नहीं करेगा, वो 4 पे ही कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ डिलीट कर दी मेमोरी, कौन सी? ptr2 की। ptr2 की मैंने मेमोरी डिलीट कर दी। अब होगा क्या कि अगर मैं वापिस इसको एक बार प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, तो वो क्या देगा? मिक्सअप करके दे देगा सारी चीज, मतलब 44 कुछ ऐसा वो दे देगा। ये देखो 44 दे दिया, क्यों? 10 इसकी बाइट प्लस एक न्यू इंट की बाइट और ले ली इसने, तो 44 बाइट दे रहे। क्यों दे रहा है भाई? क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया, पॉइंटर से हट चुका है, इसकी जितनी मेमोरी एलोकेशन थी वो डिलीट हो चुकी है, डायनेमिक मेमोरी। तो अब ये स्टैटिक मेमोरी पे काम कर रहा है ptr2। तो न्यू से हम डायनेमिक मेमोरी बनाते हैं, और डिलीट से हम डायनेमिक मेमोरी को हटा देते हैं। बेसिकली इतना ही डिफरेंस है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में और सी प्लस प्लस गार्बेज कलेक्शन में। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर हम न्यू पढ़ते हैं, और गार्बेज कलेक्शन के अंदर हम डिलीट पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों को मैंने कवर करा दिया। इसी के साथ इनकैप्सुलेशन, फर्स्ट वीडियो देख लेना, इनकैप्सुलेशन कवर हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन डाटा टाइप के अंदर मैं बताया था, डाटा एब्स्ट्रैक्शन है, कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन है, कवर हो जाएगा। स्लाइड खत्म हो चुके हैं, एक बार चलते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस पे आ जाते हैं। इनकैप्सुलेशन यार फर्स्ट उसमें है, इंफॉर्मेशन हेडिंग करा दी,
ये भी फर्स्ट वीडियो में है। ऑब्जेक्ट क्लासेस करा दिए, एट्रीब्यूट्स करा दिए, मेथड करा दिए, C++ क्लास डिक्लेरेशन करा दी, स्टेट आइडेंटिटी बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट करा दिया, कंस्ट्रक्टर डिकंस्ट्रक्टर हो गया, है ना, इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो गया, डिफॉल्ट पैरामीटर हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट टाइप हो चुके हैं, 3 ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं, बता दिया मैंने कौन कौन से बिल्ट इन होते हैं, इंट फ्लोट कैर वगैरह भी होते हैं, और क्लासेस और स्ट्रक्चर भी होते हैं। एक और होता है जिसके अंदर हम मैप, स्ट्रिंग और वेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। C++ गार्बेज कलेक्शन बता दिया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बता दिया, मेटा क्लास और ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास ये इसी का ही पार्ट है, कहाँ है ऑब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का, ठीक है। इसको हम या तो आगे वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, बट ऑब्स्ट्रैक्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर करा दिया है, तो उतना कर लोगे ना फर्स्ट वीडियो वाला, इनफ है। इनफ है भाई, इनफ है, बहुत है, मतलब अब्स्ट्रैक्ट इससे ज़्यादा तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी में आएगा, चल कर लो यार। तो आज की वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अगले पार्ट का वेट करो।